हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और देखिए, इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 5 तक को पूरी डिटेल में डिस्कस कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स, उसके सेट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 5 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले सभी लोग एक बार प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 दल का दमन किया था। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा अगर आप कमेंट करते चलेंगे तो। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगामी यानी कि 40 दल का दमन किया था। देखिए, इल्तुतमिश जो था इसने अपने वफादार गुलाम सरदारों का एक सैन्य टुकड़ी रखा जिसे तुर्कान चहलगामी या 40 दल कहा जाता था। अगर पूछा जाएगा कि तुर्कान चहलगामी की स्थापना किसने किया था तो इल्तुतमिश ने किया था। और प्रश्न में पूछा गया है इसका दमन किसने किया था तो इसका दमन बलवन ने किया था। देखिए, बलवन जो था इसका दमन किया था और बलवन स्वयं भी सुल्तान बनने से पूर्व तुर्कान चहलगामी के सरदार सदस्य में शामिल था यह। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में पहले जान लीजिएगा। इसने बहुत सारे कार्य किए थे, जैसे कि इसने जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इसने इक्ता प्रणाली चलाई थी और इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इसने किया था। और देखिए, इल्तुतमिश के बाद अब हम बलवन के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, बलवन तो एक हो गया, तुर्कान चहलगामी का दमन किया था। और बलवन जो था फ्रेंड्स, इसने एक सैन्य विभाग स्थापित किया था दीवाने अर्ज के नाम से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दीवाने अर्ज का गठन किसने किया था तो बलवन ने किया था। दीवाने अर्ज क्या था तो एक प्रकार का सैन्य विभाग था। और बलवन ने राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा शुरुआत किया था। सिजदा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत जो है, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने किया था। और बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी और इसने नवरोज उत्सव प्रारंभ किया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध, इसको राक्षसी तंगड़ी या बनीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पूछा गया है कि राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो देखिए, यह जो युद्ध हुआ था बनीहट्टी, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, यह युद्ध 1565 में हुआ था। यह 1565 में हुआ था। ठीक है, और उस समय अगर बात करें विजयनगर का शासक कौन था तो तुलुव वंश का अंतिम शासक था कौन तो सदाशिव राय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसमें जो है सदाशिव राय की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था तो फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था तो ये भी आप याद रखेंगे, राम राय कर रहा था, राम राय। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था इसमें एक तरफ जो है कौन कौन से थे तो अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर थे। इसमें बरार नहीं था। कभी कभी बरार ऑप्शन में दे देगा तो इसमें बरार नहीं था। ठीक है, इसमें बरार
नहीं थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? एक तरफ जो संयुक्त सेना थी उसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर की संयुक्त सेना थी। ठीक है, और बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में जो है, तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर की हार हुई थी। ठीक है ना, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगा करके फांसी की सजा दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। उन्हीं पर जो है खुसरो की सहायता करने का आरोप लगा करके जहांगीर के द्वारा उनको फांसी की सजा दी गई थी। क्लियर। और अगर हम बात करें सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो उनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न हमारा कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? देखिए मिथिला का जो कर्नाट वंश था, बिहार से संबंधित प्रश्न है। इसकी स्थापना नानेदेव ने किया था, नानेदेव ने किया था। और देखिए कर्नाट वंश जो थी इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। और कर्नाट वंश का जो शासनकाल था इसको मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस वंश का आखिरी शासक कौन थे? तो इस वंश का आखिरी शासक जो थे ये हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव, याद रखिएगा हरि सिंह देव थे। यहाँ पर देखिए हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। देखिए ABCD यहाँ पर दिया भी गया है। वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा। अच्छा, वास्को डिगामा पहली बार कब भारत आया था? तो 1498 में आया था। सभी को पता है। दूसरी बार यह 1501-2 में आया था। कहीं आपको एक भी मिल जाता है, कहीं दो भी। ठीक है ना, तो ये 1502 ही यहाँ पर चलते हैं मान करके। उसके बाद तीसरी बार यह भारत कब आया था? तो 1524 में आया था और भारत में इसकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और वेदरा का जो निर्णायक युद्ध हुआ था ये 1759 में हुआ था। तो ये क्रम आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देख लीजिएगा, पहला हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर चौथा हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए आपका दूसरा हो जाएगा। तो ये क्रम है जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए उस समय मुगल सम्राट जहांगीर था। जहांगीर 1605 से 1627 तक इसका शासन रहा था। और इस दौरान आपको याद होगा कि पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की जो है कोशिश किया गया था। फिर बाद में मसूलीपट्टनम में 1611 में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना जो था ये बच्चों को लेकर के वानर सेना का गठन किया गया था। और बालिकाओं को लेकर के मंजरी सेना का गठन किया गया था। और इसका गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? अच्छा, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दरअसल ये क्या है, तो ये जो भारतीय अखबार थे उसको प्रतिबंधित करने के लिए, खास करके सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए यह लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और यह लाया था लॉर्ड लिटन ने। कब लगाया था यह? तो ये भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन ने 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। और इसके बाद लॉर्ड रिपन जो था 1882 में इसको निरस्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रश्न में जो पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। इसने रातों रात अपनी भाषा अंग्रेजी कर लिया था। और देखिए लॉर्ड लिटन के समय में ही, ध्यान रखिएगा, पहली बार दिल्ली दरबार का 1877 में आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी के समय आर्म्स एक्ट जो है पारित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो देखिए फ्रेंड्स यह कथन जो है, यह कथन किसका है? तो इससे भी ध्यान रखेंगे, भगत सिंह जी का है। क्रांतिकारी लक्ष्य में विचारधारा की भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह जी ने लाहौर कोर्ट में कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो यहाँ पर भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की
प्रथा प्रचलित नहीं थी। अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त की योजना थी यह जॉन शोर ने बनाया था, जॉन शोर ने, ठीक है ना। जॉन शोर, याद रखिएगा ये प्रश्न बनता भी है, जॉन शोर ने बनाया था। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि प्रचलित नहीं थी, तो ये पंजाब में नहीं थी, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए चंड प्रधोत, इस तरह से है चंड प्रधोत, ठीक है ना, प्रधोत, ये किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो देखिए चंद प्रधोत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब एक बार ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उनके उपचार करने के लिए भेजा था। और जो ये चंड प्रधोत थे ये अवंती के शासक थे, और अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती के शासक थे और अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आंसर में ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दीजिए कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र सही दिया गया है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। उसके बाद देखिए गुप्त स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही दिया गया है, ठीक है। सातवाहन स्वर्ण ये गलत दिया गया, सातवाहन शासकों ने जो है चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक ही हमारे मोटिवेशन का कारण है। सो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है कितने जज होते हैं, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल मिलकर के 34 हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो धनंजय, यशवंत, चंद्रचूड़ हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये 50वें नंबर के जो हैं CGI हैं। चलिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है, और जो दूसरा वाचन होता है उसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय वाचन हो जाएगा, आम बहस द्वितीय वाचन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243I है, 243I, इसी के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा, 243D में क्या है, तो इसमें पंचायतों के स्थानों का आरक्षण है। 243K में क्या है, तो इसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन है। 243H में क्या है, तो पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां और उसकी निधियां हैं। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित जो नहीं है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड जो है, यहाँ पर ये आपका जो है सुमेलित पूछा गया है कि नहीं है। राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के योगदान के आधार पर सदस्यों का मनोनयन का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से मनोनयन का विचार लिया गया है, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दिया गया है यहाँ पर, तो इसकी पद्धति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। देखिए वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है। देखिए पहला स्थान तो आपको पता है वरीयता क्रम में राष्ट्रपति का होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का, तीसरा प्रधानमंत्री का, चौथा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में होते हैं, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 में उप प्रधानमंत्री का है, छठा में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष को रखा गया है। तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों का सही अवरोही क्रम, अवरोही पूछा गया है, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये अवरोही क्रम होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में आपको भी पता होगा 16 है। तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद बिहार, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक उच्च न्यायालय का
यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के ही इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से, तो यहाँ पर राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो आपको पता है संविधान का आत्मा कहा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसी को कहा है। और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये कौन थे? तो आपको भी याद होगा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा जो है यह किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो यह नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है और यह इटास्का झील से निकलती है। कहाँ से? तो ये झील का भी नाम याद रखेंगे, इटास्का झील से यह निकलती है और गिरती है कहाँ पर? तो यह मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी बड़ा ही चर्चा में था, क्यों था? तो प्रधानमंत्री जी गए थे इसकी यात्रा पर इसी साल, और फिजी ने अपना सर्वोच्च अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको नवाजित किया था। ठीक है ना। और फिजी जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित देश है। इसकी राजधानी जो है सुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपको याद भी होगा, यह कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। और परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। ठीक है ना। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी है। और देखिए, विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है और यह प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वींसलैंड हो जाएगा। देखिए, निम्न अक्षांश यहाँ पर दिया, निम्न अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी में किससे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे, जिसको कि हिंदी में हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यह अश्व अक्षांश जो होता है ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, 30 डिग्री पर स्थित है। तो यहाँ पर 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो बनता है। एल नीनो जो है यह एक गर्म जलधारा है और एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। ठीक है ना, प्रशांत महासागर में बनता है। तो प्रशांत महासागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है यह उड़ीसा में है। ठीक है ना, उड़ीसा में। सतकोसिया से याद रखिएगा, सतकोसिया गौर्ज अभयारण्य। इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो आपको भी पता है यह अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका में है। इसको अंध महादेश भी कहा जाता है। तो अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए, प्रवाल भित्ति जो है कहाँ पर नहीं पाई जाती है? भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में यह नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की खाड़ी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, मन्नार, कच्छ और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट था 2021 के अनुसार, उसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह कार्यक्रम, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा था और इसी के समय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
जिसको कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है, 1980 में इसे प्रारंभ किया गया था। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करा करके उन्हें रोजगार प्रदान करना था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य बताइएगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कम मूल्य पर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकना तथा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना है। तो देखिए यहाँ पर सभी दिया गया है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर रोकना। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में नगरीय क्षेत्र, ध्यान से पढ़िएगा, नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो देखिए यह समिति गठित किया गया था, कौन सी समिति, तो यह हासिम समिति थी। प्रोफेसर SR हासिम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हासिम समिति हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कपार्ट का संबंध, मैं हिंदी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखता हूँ कपार्ट का संबंध, CAPART, कपार्ट। कपार्ट का फुल फॉर्म अंग्रेजी में जान लीजिए, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कारपाट इसको कहा जाता है। ठीक है। इसका गठन 1986 को किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से, जैसे कि मैंने आपको इसका फुल फॉर्म में रूरल टेक्नोलॉजी बताया था। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा युग्म इसमें से जो है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण रोजगार, तो ग्रामीण रोजगार जो है यहाँ पर दिया गया है SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। यह ग्रामीण रोजगार नहीं है, यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इसीलिए यह ग्रामीण रोजगार गलत दिया गया, यह शहरी रोजगार होगा। ठीक है ना। चलिए रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पड़ता है और आपको याद होगा 1992 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था, यहीं पर हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ये राजकुमार राव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड संजय लीला भंसाली जी को दिया गया है। चलिए 27वां चोगम, चोगम का फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। चोगम समिट कहाँ हुआ था ये तो आप पढ़ते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा इसका फुल फॉर्म, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। चोगम का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सबमिट, या मीटिंग कहिए। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है ना, एम दिया गया है तो मीटिंग ही याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। 27वां पूछा गया है, तो 27वां का जो आयोजन होगा ये समोआ में होगा, समोआ राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले 26वां रवांडा में किया गया था, रवांडा में 26वां हुआ था। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। समर्थ योजना का शुरुआत जो है यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। कपड़ा उद्योग एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह योजना कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स यह सौरभ गांगुली जी को। ठीक है ना, सौरभ गांगुली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है। लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कहिए, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहली बार यह मनाया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से, और अभी मैंने आपको बताया था कौन सा, फिजी का, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, एक है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये फिजी गवर्नमेंट ने दिया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू दिया है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा, ठीक है ना, सब याद रखिएगा। और पलाऊ के द्वारा क्या दिया गया है, पलाऊ के द्वारा एबाकल दिया गया, एबाकल, EBAKL, एबाकल, एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, क्लियर। तो ये सब मोदी जी को दिया गया है। नाइल दिया गया है मिस्र के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स यह जीडीपी का 2.9% है, ठीक है, 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार में बजट के अनुसार बताना है, तो ये 6ठा स्थान है। वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, और रेलवे नेटवर्क के मामले में चौथा पोजीशन पर है। तो यहाँ पर 6ठा राइट आंसर होगा इसका। देखिए उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको SSLV D2 के द्वारा जो है, SSLV D2 के द्वारा जो है इसको फरवरी 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति यानी कि EBC की बात की जा रही है, ठीक है ना, जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो देखिए अभी रिपोर्ट भी दिया गया था इसका, और इसका अनुसार जो है EBC का जो है आपका 36.01% हो जाएगा। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग पूछता OBC, ये देखिए यहाँ पर पूछा गया अत्यंत पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग पूछता तो ये हो जाता आपका 27.12%, अनुसूचित जाति पूछता तो 19.65%, अनुसूचित जनजाति पूछता तो 1.68%। ये सब आंकड़ा याद रखेंगे। और इसका अनुसार जनसंख्या जो है बिहार की यह 13,07,25,310 हो गई है। देखिए फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? मुकेश अंबानी जी का स्थान जो है वो पूछा गया है, तो 9वां स्थान है। पहला स्थान बर्नार्ड आर्नो और फैमिली का है, सेकंड एलन मस्क का है, और मुकेश अंबानी का 9वां पोजीशन है। देखिए कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोंकण सैन्य अभ्यास जो है यह होता किसके बीच में है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, ठीक है, और ये अरब सागर में किया गया था। अरब सागर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए समुद्र शक्ति पूछा जाएगा, भारत इंडोनेशिया, अजय वारियर भारत ब्रिटेन के बीच ही होता है, अजय वारियर। वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए इंदिरा भारत और रसिया के बीच होता है, इंदिरा सैन्य अभ्यास। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह नदी लूनी नदी है, ठीक है ना, लूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता है। उसके बाद देखिए अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें से अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है ना। देखिए इसमें से बात करें आपका मसाला उत्पादन, तो मसाला उत्पादन बादामी क्रांति आपको भी याद होगा, ठीक है ना, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, बागवानी स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। चलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको कि PDS अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए PDS जो है ना, PDS प्रणाली गरीबी स्तर से नीचे रहने वाले परिवारों को मूलभूत आवश्यकताओं को वितरित करने की जिम्मेदारी लेती है, और इसका जो है संचालन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A और B दोनों हो जाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देखिए चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, परिणाम स्वरूप होता क्या है? पदार्थ का स्थान परिवर्तन होता है और वह चुंबक के नजदीक आ जाता है, ठीक है ना, तो यही होगा स्थान परिवर्तन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है? विद्युत इंसुलेटर क्या होता है? तो ऐसा सामग्री यह होता है जिसके आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कसकर के बंधा होता है, इसीलिए यह बिजली का संचालन नहीं कर सकते हैं। तो बिजली का संचालन न करना। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसमें से सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है? तो सबसे देखिए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 हो जाएगा यहाँ पर मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम में आपको याद है 10 के पावर
-10 मीटर होता है, और फर्मी में कितना होगा, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा वक्रीय गति कर्विलिनियर मोशन का एक उदाहरण है। कर्विलिनियर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका उदाहरण बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि एक तो साइकिलिंग होगा, टर्निंग अ कार होगा यानी कि कार का मोड़ होगा, जेवलिन थ्रो होगा, मोशन ऑफ स्नेक, स्नेक की जो गति है सांप की वो भी कर्विलिनियर मोशन ही है। तो यहाँ पर जेवलिन थ्रो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, भाला फेंक, नीरज चोपड़ा जुड़े हुए हैं इस खेल से और देश का नाम रोशन भी कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए निम्न में से कौन सा यंत्र, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक तो टैकोमीटर होगा, वायुयान तथा मोटर नाव की गति वाला उपकरण है। रडार भी है, रडार दूर से आने वाली वाहनों की गति या दिशा को ज्ञात करने का एक उपकरण है। स्पीडोमीटर जो है गतिमान वाहनों की गति को मापता है, और वेंचुरीमीटर जो है किसी द्रव्य के प्रवाह की गति को मापता है। तो बिल्कुल 1 2 3 4 सभी हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान, अगर सेल्सियस पूछता तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग मैं बता रहा हूँ 0.15 भी होता है, तो इतना आप याद रखिएगा। यहाँ फ़ारेनहाइट पूछा गया है तो -459.4 फ़ारेनहाइट देखिए ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति और समय अवधि यानी कि टी का संबंध क्या है? तो आवृत्ति और समय अवधि का पारस्परिक संबंध क्या होता है? तो आवृत्ति बराबर होता है 1/समय अवधि, 1/समय अवधि। ठीक है ना। तो वहीं पूछा गया आवृत्ति और समय अवधि का संबंध यहाँ पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, v इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में देख सकते हैं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं तो लगभग 7% होता है, 7 से 8%। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 7 से 8 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन बी में। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? ऊंचे पहाड़ पर दाब कम होता है। जब आप वायुयान में जाइएगा तो आपने पढ़ा भी है कि जो स्याही होती है पेन की वो निकलने लगती है, नाक से ब्लड आ जाता है, तो ऊपर क्या होगा वायुयान में, दाब जो है, प्रेशर जो है ये कम होता है। इसी के कारण शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और शरीर का दाब अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पर देखिए नोडुलेटेड रूट्स होती है, तो नोडुलेटेड रूट्स जो है ये कहाँ पर होती है? तो ये जड़ें जो हैं, नोडुलेटेड जड़, ये राइजोबियम नामक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु के साथ मिलकर के पाई जाती है, और ऐसा होता है इसमें से मटर के पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तिलचट्टे के पास है, कॉकरोचेज, बताइएगा कितने पैर और कितने जोड़ी पंख होते हैं? तो तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो जब क्रिकेटर गेंद का पीछा करता है तो तेज दौड़ता है और उसके पैरों की हड्डियां का योगदान होता है, और पैर की हड्डी इसमें से टार्सल, फीमर, मेटाकार्पलस और टीबिया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो आपको भी पता है कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ नाभिक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है ना, नाभिक। और देखिए अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और ये जो नाभिक है, केंद्रक है, यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है और इसमें अनुवांशिक सामग्री होती है जो कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, और यह कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है, और इसकी खोज जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, इसमें से कौन सा इसमें से जो है नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विषाणु हो जाएगा। ठीक है ना, विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडवर्ड जेनर ने विकास किया था, तो मैंने बताया था ना कि एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है, और इन्होंने चेचक की टीके का खोज किया था, टीकाकरण का भी खोज इन्होंने ही किया था।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और चेचक के टीका का खोज इसने किया था। चलिए, अच्छा, पोलियो टीका का खोज किसने किया था? रेबीज टीका का खोज किसने किया था? रेबीज के टीका का खोज किसने? पास्चर ने। पोलियो का आप बताइएगा। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हेनरी स्टर्लिंग के द्वारा। तो और एक और नाम याद रखिएगा, बेलिस के द्वारा। तो यहाँ बायलर और स्टर्लिंग दिएगा, बेलिस बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, किस जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है? तो किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना जो है यह क्या कहलाती है? तो इसको जीनोटाइप कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है आरबीसी के द्वारा। और आरबीसी को मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एरिथ्रोसाइट्स दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ल्यूकोसाइट जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया में शामिल होता है, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। और यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट जो है ये आपका प्लेटलेट है, ये रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। जैसे ही आता है तो यह इससे प्रक्रिया करके क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है और इसी कारण तांबे हरे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर कार्बोनेट दिया गया है, CuCO3। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 हो जाएगा, जलवाष्प में 405, आयरन में 5130, एल्युमिनियम में 6420। थोड़ा बहुत वैरी करेगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में बताना है। तो 260, जलवाष्प में कितना? 405, आयरन में कितना? आयरन में मैंने बताया 5130 और एल्युमिनियम में 6420। चलिए, कौन सा समूह इसमें से अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का इसमें से कौन सा समूह है? तो चिट्टी का डंक, चिट्टी का डंक फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। और उसके बाद सिरका, तो ये आपका अम्लीय प्रकृति का है, सिरका एसिटिक एसिड, आपको पता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो मूल अवस्था में इसमें से मौजूद जो है आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? ए, यानी कि यह गोल्ड है, सोना है। और यहाँ पर देखिए AG, यानी कि यह चांदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा। जबकि देखिए कैल्शियम और जिंक यहाँ पर दिया गया है, यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं और ये मूल अवस्था में, मुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? इसमें से बताना है। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व इसमें से फ्रांसियम है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो आपका फ्रांसियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? ऊन देने वाले जंतु भेड़, बकरी, ऊँट और याक होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया भेड़, बकरी, ऊँट और याक, ठीक है ना। तो इन 75 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मैथ रीजनिंग के 75 प्रश्न है, जैसे आप जानते हैं 150 प्रश्न होते हैं।